Welcome everybody. This is our first video in NEET previous year question series for chapter Mechanical Properties of Solid of class 11th. Before this video, we have made videos for several other chapters of NEET of class 11th and all of those can be found on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics and there is a dedicated playlist for this type of videos. Name of that playlist is NEET previous year question. So you can go to our channel in playlist section, find that playlist and find all the videos. We have also started similar series for JEE previous year. So if you want or if you have any friend who are preparing for JEE, then you can share that playlist with him. And if you find these videos useful, then like these videos, share them as much as possible and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. If you want to donate us and support us, then you can scan any of these QR codes and support us with whatever amount with possible with you. It helps us to get better computer hardware and better books, so we can provide you more quality material in future. So with this, let's start today's video for today's chapter, and it is going to be a relatively short I can say chapter, because we have only 13 questions from previous years, so it is not going to be a long chapter or long video. So in first question, stress strain curves are drawn for two different material X and Y. It is observed that ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X. X के लिए वो पास में है and far apart for material Y. Y material के लिए वो दूर है. You can say that material X and Y are likely to be respectively. तो पहले यहाँ पे क्या प्लॉट की गई है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट की गई है. तो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं. सो सपोज ये पहले मटेरियल के लिए कर्व है और सिमिलरली ये सेकंड मटेरियल के लिए कर्व. दिस इज फॉर मटेरियल ए, दिस इज फॉर मटेरियल बी. यहाँ पे आएगा स्ट्रेस और यहाँ पे आएगा स्ट्रेन. अगेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो पहले मटेरियल के लिए जब कर्व प्लॉट की जाती है तो ये तो हमारा नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी रीजन होता है. उसके बाद बोला गया पहले मटेरियल के लिए जो एरिया है वो मींस डिस्टेंस है फ्रैक्चर पॉइंट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ का वो कम है. मींस फर्स्ट मटेरियल आपका कुछ ऐसा है, ये फ्रैक्चर पॉइंट है और यहाँ पे आप ये पॉइंट मान सकते हो जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी फिक्स खत्म हो जाती है. और ये बी मटेरियल के लिए कर्व है, उसके लिए जो डिफरेंस है वो ज्यादा है. इसके लिए फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे है. तो जो आपका ये रीजन है, इसको आप अगर आप ए पॉइंट बोलो, यहाँ पे बी पॉइंट बोलो, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे बी पॉइंट, तो जो ए से बी तक की जो लेंथ होती है ये आपको ये बताती है कि मटेरियल कितना डक्टिल है या कितना ब्रिटल है. जितना ये शॉर्ट होगा, जितना ये डिस्टेंस कम होगा, उतना जल्दी आपका मटेरियल सडनली ब्रेक हो जाएगा. और जितना ये लॉन्ग होगा उतना ही आपका मटेरियल मेलेबल होगा. उसको आप और ज्यादा मींस उसको पीट के और पतला कर सकते हो. सो जो जहाँ पे ये लेंथ ज्यादा है वो है मटेरियल, उसको आप बोल सकते हो वो डक्टाइल है. और जो ये लेंथ कम है वो मटेरियल हमारे पास ब्रिटल है. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ पे आप प्लास्टिक बोल सकते हो कि जो प्लास्टिक होती है वो ब्रिटल होती है. और एग्जाम्पल में बैकेलाइट है जैसे, जो स्विच बनाने के काम आता है. और ये जो डक्टिल है, यहाँ पे आप गोल्ड लगा सकते हो. जो गोल्ड है उसको ये लेंथ, ये वाले एरिया जो लेंथ है वो ज्यादा होती है. सो यहाँ पे फर्स्ट मटेरियल को एक्स बोला गया है, सो हम इसको एक्स बोल देते हैं, यहाँ पे वाई बोल देते हैं. तो एक्स का कम है तो इसको हम ब्रिटल बोलेंगे. तो एक्स इज ब्रिटल एंड वाई इज डक्टिल. सो ब्रिटल एंड डक्टिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थोड़ा सा इसको हम थिंक कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. The maximum elongation of a steel wire of length L if elastic limit of steel
and its Young's modulus respectively are। तो हमें यहाँ पे इलास्टिक लिमिट गिवन है और उसके लिए यंग्स मॉडुलस गिवन है। तो इलास्टिक लिमिट जो होती है यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय, आप इसको स्ट्रेस से डिनोट करते हो, ये होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स बाय एरिया की वैल्यू हमें गिवन है 8 इंटू 10⁸ न्यूटन वन मीटर स्क्वायर, और जो यंग्स मॉडुलस है इसकी वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है जब भी आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहीं पे दिखाई दे तो इसका मतलब होता है या तो आपको वाई होगा या नीटा होगा। नॉर्मली वाई ही होता है, नीटा वगैरह या बल्क मॉडुलस नहीं होता, उसके लिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। बट अगर आपको इलास्टिक लिमिट मिले या ब्रेकिंग स्ट्रेस मिले तो इसका मीनिंग ये है कि आपको स्ट्रेस ही गिवन है। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रेस ही गिवन है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर हम अब फॉर्मूला का यूज करें तो हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है। तो यहाँ से जो डेल्टा एल बाय एल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है एफ बाय ए वाई, और ये एफ बाय ए वाई को अगर हम सोल्व करेंगे सो फोर्स बाय एरिया यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू हमें गिवन है 8 इंटू 10⁸8 और यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10⁻11। तो ये हमें देता है 4 इंटू 10⁻³ नाउ अगर आप देखते हो आपका आंसर मिलीमीटर्स में गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास लेंथ की वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करते हैं लेंथ की वैल्यू को 1 मीटर अज्यूम कर लेते हैं। तो उस सिनेरियो में डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर। सो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A metallic bar of Young's modulus given है and coefficient of linear thermal expansion given है। so जो Young's modulus है उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻11, और जो लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो होता है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻5 सेल्सियस -1, लेंथ गिवन है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और जो डेल्टा टी गिवन है यानी टेम्परेचर का इंक्रीज वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताना है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक ऐसे ये दो रिज सपोर्ट है, इनके बीच में एक बार रखा हुआ है ऐसे, और ये बार बिल्कुल जस्ट टच करता है इनको, और नीचे से आप इसको क्या कर रहे हैं हॉट विद द हेल्प ऑफ फ्लेम इसको गर्म कर रहे हो। तो जब ये गर्म कर रहे हो इसको तो यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, बट ये दोनों साइड में सपोर्ट लगे होने की वजह से ये थर्मली एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, या इसको रोकने के लिए जो ये दोनों दीवारें हैं, ये दोनों सपोर्ट हैं, ये कितना फोर्स लगा रही। तो आपको वही फाइंड आउट करना। नाउ थर्मल एक्सपेंशन में हमें पता है दैट जो डेल्टा एल होता है इट इज एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से जो डेल्टा एल बाय एल है इसकी वैल्यू आ जाती है अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू होता है वाई डेल्टा एल बाय एल, और यहाँ से डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ जाती है एफ बाय ए वाई। तो ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल दोनों इक्वल होने चाहिए, डेल्टा एल बाय एल, बिकॉज हम सेम मटेरियल की बात कर रहे हैं। सो अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बाय ए वाई, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू आ जाती है ए वाई अल्फा डेल्टा टी। एरिया इज 10⁻³ y इज 0.5 है तो उसको 1/2 लिख देते हैं 10⁻11। अल्फा इज 10⁻⁵ and डेल्टा टी इज 100।
सो ये देगा हमको 50 यहाँ पे, ये -3 है, ये -5 है, तो -8 यहाँ से मिलता है, और -8 11 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 50 × 10⁻³ इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Let a wire be suspended from the ceiling, reach support, and stretch by weight W attached to its free end. The longitudinal stress at any point on the cross-section area A of the wire. तो वायर के अंदर कितनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है हमें वो बतानी है। तो ऐसे आपके पास वायर है और वहां पे एक W वेट लगा हुआ है। सो एज सिंपल इज दैट, जो स्ट्रेस होगी दैट होता है फोर्स बाय एरिया। अब इस वायर के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगी जो कि T होगी, और बिकॉज सिस्टम रेस्ट पे है तो T इज इक्वल टू किसके होगा, W के, बिकॉज W क्या है, डाउनवर्ड है। सो फोर्स इक्वल टू टेंशन है, और टेंशन किसके इक्वल है, W के, W डिवाइड बाय A इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and second is labeled as reason। तो हमें ये बताना है कि असर्शन और रीजन में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सो द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमिन्ड बाय shear modulus ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। नाउ आपको ये लग सकता है कि सर जो स्प्रिंग है उसके लिए तो यंग्स मॉडुलस होना चाहिए बिकॉज उसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज जो आपका स्प्रिंग है उसकी शेप कुछ ऐसे होती है, और जो आपका फोर्स है वो इस शेप के परपेंडिकुलर लगता है, मींस इस लेंथ के परपेंडिकुलर है। सो अगर आपकी लेंथ ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो इस सिनेरियो में आप हमेशा क्या करते हो, शेयर मॉडुलस लेते हो, और अगर लेंथ के डायरेक्शनल में ही फोर्स लग रहा है, लेंथ के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस केस में आप यंग्स मॉडुलस लेते हो, तो यहाँ पे शेयर मॉडुलस आएगा, तो ऑप्शन ए इज राइट। नाउ रीजन, द कोयल a coil spring of copper has more tensile strength than the steel of the spring of the same dimension। तो ये गलत है, जो स्टील है, स्टील का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। सो जो रीजन है वो गलत है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। A wire of length L, area of cross section A is hanging from the filled support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its end. The expression for Young's modulus बताना है कि Young's modulus का expression क्या होगा। तो पहले लेंथ थी L और अब कितनी हो गई, L डैश, और ये कब हुई, जब उस पर कितना फोर्स लगा, बिकॉज उस पर मास M लटकाया गया है तो फोर्स लगा जो कि होगा mg। तो यहाँ पे डेल्टा L क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू L डैश माइनस L। और अब हम फॉर्मूला बना सकते हैं दैट फोर्स बाय एरिया होता है यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा L बाय L। पुट करते हैं, फोर्स इज mg, एरिया इज a, यंग्स मॉडुलस इज y, डेल्टा L क्या है, L डैश माइनस L, और ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास L, तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा mgl डिवाइड बाय a L डैश माइनस L। सो ऑप्शन जो सी है दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। When a block of mass m is suspended by long wire of length L, the length of the wire becomes L plus capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the wire is, तो ये बताना है कि वायर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वायर के लिए वो होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये तो एनर्जी डेंसिटी के लिए होता है, और अगर आपको ओनली एनर्जी निकालनी है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये आ जाता है आपके पास टोटल एनर्जी। सो हाफ स्ट्रेस होगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स कितना है, मास m लटकाया गया तो फोर्स हो जाएगा mg बाय एरिया इनटू स्ट्रेन, जो चेंज इन लेंथ है दैट इज स्मॉल l डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L।
मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी वायर की, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इज ए और लेंथ है उसकी कैपिटल एल। अभी आपको ये भी लग सकता है कि सर एरिया तो उसका ए था तो और उसकी लेंथ तो एल प्लस एल हो गई, तो ये वॉल्यूम होनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ तो उसका एरिया भी डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो मटेरियल की वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है, तो इनिशियल एरिया इंटू इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल एरिया इंटू जो ये फाइनल लेंथ है एल प्लस स्मॉल एल। तो ये एरिया हमें नहीं पता, इसलिए हम वॉल्यूम को इस टर्म्स में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल होता है, एल से एल कैंसिल होता है और आंसर आ जाता है हाफ एम जी एल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, ये आ जाता है एनर्जी के लिए फॉर्मूला। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव ए सेम वॉल्यूम। तो सेम मटेरियल है, सेम वॉल्यूम है। फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड सेकंड वायर हैज 3a। तो वॉल्यूम सेम है दोनों की, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2। पहली का एरिया ए है, सो A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। A1 की वैल्यू हमें A गिवन है और A2 की वैल्यू हमें 3a गिवन है, तो यहाँ से L1 और L2 का रिलेशन आ जाएगा, दैट L1 इज इक्वल टू 3L2। ओके, आगे बढ़ते हैं। If the length of the first wire is increased by delta L1 by applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? तो पहली वायर के अंदर F फोर्स लगाने पे डेल्टा L का एक्सटेंशन आता है, तो हमें सेकंड वायर के अंदर भी सेम एक्सटेंशन लेके आना है और बताना है कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज वायर्स दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई हैं, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इक्वल रहेगा दोनों के लिए, डेल्टा एल हमें बोला गया है कि इक्वल रहेगा ही, और उसके अलावा एरियाज हमें पता है और लेंथ का रेशियो हमें पता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले रिलेशन बनाते हैं वाई और डेल्टा एल के टर्म्स में, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाता है दैट फोर्स इंटू लेंथ बाय एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल, और हमें ये पता है यंग्स मॉडुलस दोनों के लिए इक्वल है और डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ भी दोनों के लिए इक्वल है एज पर मेंशन इन द स्टेटमेंट। तो ये टर्म दोनों के लिए इक्वल है, तो मतलब कि ये टर्म भी दोनों के लिए इक्वल हो जाएगी, मीनिंग F1 L1 by A1 इज इक्वल टू F2 L2 by A2। तो यहाँ से हमें निकालना है F2, बिकॉज F1 तो हमें पता है स्मॉल F के इक्वल है। सो F इंटू L1 बाय A1 इज इक्वल टू F2, ये L2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। यहाँ से हम लिख सकते हैं जो L2 की वैल्यू आएगी वो आएगी F A2 बाय A1 L1 बाय L2 इज इक्वल टू F2। सो F A2 बाय A1 क्या होगा, ऑलरेडी हमें पता है दैट जो A1 है वो A के इक्वल है और A2 है 3A के इक्वल है, तो A2 बाय A1 हमें देगा 3, सो मल्टीप्लाई 3, और L1 बाय L2, यहाँ से L1 बाय L2 भी हमें 3 देगा इज इक्वल टू F2, और ये आ जाता है 9 ऑफ F, और आंसर मैच करते हैं तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B इफ इट्स सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो रेडियस के अंदर कितना डिक्रीज होगा ये हमें बताना है। सो जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज P डेल्टा V बाय V। तो यहां से डेल्टा V बाय V की वैल्यू आ जाती है, इट इज P बाय V। और अगर आपने एरर एनालिसिस ढंग से किया है तो आपको ये पता है यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हमारे पास होती है 4/3 पाई r क्यूब।
तो यहाँ से अगर हम एरर एनालिसिस करके डेल्टा वी बाय वी निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा 3 डेल्टा आर बाय आर। और आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप करोगे इसका तो डीवी आएगा 4/3 पाई 3r² इंटू डी आर। अब इसको क्या कीजिए, दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dv बाई वी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r² डी आर डिवाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब। ये कैंसल, आर क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगेन dv बाई वी इज इक्वल टू 3 dr बाय आर, आपके पास सेम रिलेशन आ जाता है। सो ये आपका वॉल्यूम का चेंज और रेडियस के चेंज का रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, 3 डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू पी बाय बी, और यहाँ से डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू आ जाती है पी बाय 3b। ऑप्शन डी है जो हमारा आंसर से मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस ऑफ द ब्रास। सो स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस और ब्रास के वायर का यंग्स मॉडुलस का रेशियो 2 है। टू वायर हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन। सो सेम लेंथ यानी कि एल एस इज इक्वल टू एल बी इज इक्वल टू एल, और सेम एरिया, so AS is equal to AB is equal to A. One steel and another brass are suspended from same roof से लटकाया गया है। If we want lower ends of the wire to be the same level, जो उनके lower ends है, नीचे वाले हिस्से हैं वो same level पे हों, the weight added to the steel and the wire brass wire must be the ratio of। Now suppose कीजिए ये रूफ है, ये स्टील की वायर है और ये ब्रास की वायर है, दोनों की लेंथ इक्वल है, और अब ये बोला गया कि दोनों को सेम लेवल पे होना चाहिए। तो अगर दोनों को सेम लेवल पे होना चाहिए मींस दोनों में एक्सटेंशन भी सेम होनी चाहिए। तो ये इनका इनिशियल लेवल था और ये दोनों का फाइनल लेवल है, तो दोनों के लिए डेल्टा एल बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मींस डेल्टा एल इन स्टील इज इक्वल टू डेल्टा एल इन ब्रास। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है और डेल्टा एल भी इक्वल है, तो हमें फोर्सेस का या वेट्स का रेशियो बताना है। सो अगर हम रिलेशन बनाएं तो फोर्स बाय एरिया होता है यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल बाय एल। यहाँ पे इक्वल चीजें कौन सी हैं, डेल्टा एल इक्वल है, एल इक्वल है, एरिया इक्वल है, सिर्फ फोर्स और यंग्स मॉडुलस चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ से फोर्स बाय यंग्स मॉडुलस हो जाएगा एरिया डेल्टा एल बाय एल। बिकॉज ये सभी आइटम्स इक्वल हैं तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों वायर्स के लिए। तो मींस F1 या F स्टील बाय Y स्टील इज इक्वल टू F कॉपर और ब्रास ब्रास, F ब्रास बाय Y ब्रास। तो यहां से F ब्रास आ जाता है, या हमें क्या निकालना है, वेट्स का रेशियो निकालना है स्टील बाय ब्रास। सो FS बाय FB इज इक्वल टू YS बाय YB, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 2। सो 2:1 आ जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम फिक्स है, इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L। सो वॉल्यूम फिक्स है तो V इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ वेयर L इज द लेंथ। When this wire is subjected to constant force F, extension produces delta L. Which of the following graph represent a straight line? तो बताना है कि कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सो अगेन फॉर्मूला लिखते हैं, दैट फोर्स बाय एरिया यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब अगर आप देखो यहाँ पे डेल्टा एल वर्सेस एल है, डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर है, मींस आपको एल और डेल्टा एल और एल का रिलेशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, ये जो एरिया है इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और यहाँ पे इसकी जगह पे एल लेके आओगे। सो एरिया आ जाएगा V बाय एल।
सो एफ वी बाय एल, एल ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, ये एल इधर आ जाएगा। सो एफ बाय वी यंग्स मॉडुलस नीचे ले आए, वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर। नाउ एक सिंगल वायर के लिए फोर्स कांस्टेंट है एज पर मेंशन, कांस्टेंट फोर्स। सो फोर्स कांस्टेंट हो गया, यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम भी फिक्स है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। सो डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, और यहां से आप लिख सकते हो दैट डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, यानी कि डेल्टा एल और एल स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। If the ratio of diameter, length and Young's modulus of steel and copper wire are in the figure P, Q, S respectively, then the corresponding ratio of increase in the length, तो लेंथ के इंक्रीज का रेशियो बताना है और बाकी के रेशियो में कुछ गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डायमीटर का रेशियो गिवन है P, और ये किस किस का है, स्टील वर्सेस कॉपर। सो डायमीटर ऑफ स्टील बाय डायमीटर ऑफ कॉपर इज P। उसके बाद लेंथ है, सो लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू Q, एंड यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू S। और डायमीटर का रेशियो गिवन है तो रेडियस का रेशियो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, RS बाय RC भी सेम होगा, बिकॉज डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। नाउ हमें चेंज इन लेंथ का रेशियो बनाना है, तो पहले हम चेंज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। हमारे पास जो फोर्स बाय एरिया होता है इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, तो डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स बाय एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। नाउ इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं स्टील और कॉपर के लिए, सो डेल्टा एल बाय स्टील डेल्टा बाय कॉपर इज इक्वल टू force on steel by length of steel divided by area of steel, Young's modulus of steel, force of copper, length of copper, area of copper, Young's modulus of copper. So इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, force of steel by force of copper into length of steel by length of copper into area of copper by area of steel into Young's modulus आएगा, Young's modulus of copper, Young's modulus of steel. सो स्टील के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे G मिसिंग है, साथ में G भी आना था। स्टील के ऊपर एक तो 2 mg मास है और साथ में 5 mg मास भी स्टील के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो यानी कि टोटल स्टील के ऊपर जो स्टील की वायर है यहाँ पे इसके ऊपर 7 mg मास एक्ट कर रहा है, डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन कॉपर, जो कॉपर की वायर है उस पर ओनली 5 mg मास एक्ट कर रहा है, मल्टीप्लाई LS बाय LC, ये रहा, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास AC बाय AS। सो AC बाय AS क्या होगा, एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यानी कि RC स्क्वायर बाय पाई RS स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई YC बाय YS, सो YC बाय YS हो जाएगा 1 बाय S, दिस विल गिव अस 7 बाय 5, यहाँ से Q आएगा और यहाँ से S आएगा, और ये हो जाएगा RC बाय RS का स्क्वायर। सो RC बाय RS का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय P का स्क्वायर। सो इन नेट हमारे पास आता है ये 7Q बाय 5SP स्क्वायर। सो 7Q बाय 5SP स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए और इस चैप्टर के लिए भी। सो ये वन ऑफ द रेयर चैप्टर है जिसका हम एक सिंगल वीडियो में फिनिश कर रहे हैं। द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है सबके लिए, सो Y इज सेम। विच ऑफ द दीज हैविंग लार्जेस्ट एक्सटेंशन, तो बताना है कि किसकी लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी।
when the same tension is applied, तो force is same, force भी same है। तो एक्सटेंशन का मतलब डेल्टा एल होता है, तो डेल्टा एल के लिए फॉर्मूला बनाते हैं, एफ बाय ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, और यहां से हमारे पास बन जाता है डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ बाय ए वाई इंटू लेंथ। नाउ जो आपका ऑप्शन है उसके अंदर लेंथ और डायमीटर गिवन है। नाउ बिकॉज फोर्स कांस्टेंट है तो यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, तो जो आपका डेल्टा एल है वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के डिवाइड बाय एरिया के, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखें इसको तो ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय डी स्क्वायर, बिकॉज जो आपका ये एल बाय ए है इसको आप लिख सकते हो एल पाई डी स्क्वायर बाय 4, और ये हो जाएगा 4 बाय पाई इंटू एल बाय डी स्क्वायर। बिकॉज हम प्रोपोर्शनैलिटी ले रहे हैं तो ओनली हम एल बाय डी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। सो पहले के लिए आ जाते हैं, यहाँ पे सभी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना होगा मैन्युअली, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। सो फर्स्ट के लिए जो डेल्टा L1 है वो प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ है 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻², और डी का स्क्वायर डायमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा दिस इज 5 इंटू ये 0.5 mm है, इसको आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻³ और 5 इंटू 10⁻⁻4 होल स्क्वायर। सो ये आपको देगा 50 इंटू 10⁻⁻² बाय 25 इंटू 10⁻⁻8, ये 2 पे कट करेगा, और ये आपको देगा 2 इंटू 10⁻⁶। ये पहले वाले के लिए आता है। दूसरे के लिए करें अगर कैलकुलेट, सो डेल्टा L2 प्रोपोर्शनल टू 100 सेंटीमीटर है यानी कि 1, और ये 1 mm है, 1 mm का स्क्वायर हमें करना होगा, सो 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये आपको देगा 10⁻⁻ ओनली +6। 3 के लिए आते हैं अगर, तो इट इज 200 सेंटीमीटर यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2 mm का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये देगा आपको 2 बाय 4 इंटू 10⁻⁻6। सो इन द रिजल्ट आपको मिलेगा हाफ इंटू 10⁻⁶, और ये आ जाता है 0.5 इंटू 10⁻⁶। आगे बढ़ते हैं फोर्थ के लिए, डेल्टा L4 300 सेंटीमीटर है यानी कि 3 सेंटीमीटर बाय 3 मिलीमीटर का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से आता है 1/3 इंटू 10⁻⁶ यानी कि 0.33 10⁻⁶। तो आप देखते हो कि जो ऑप्शन ये L1 है पहले वाला है, इसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए एक्सटेंशन भी सबसे ज्यादा होगा, और यही पूछा गया कि लार्जेस्ट एक्सटेंशन कब होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसपे सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा। एंड विद दिस इस चैप्टर की हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। होपफुली जो हमने यहाँ पे कवर किया वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहा होगा, आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इट हेल्प्स अ लॉट टू कीप अस मोटिवेटेड, एंड आल्सो इफ पॉसिबल डू मेक सम डोनेशंस। इससे हमें ये सीरीज कंटिन्यू करने में और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, बेटर बुक्स लेने में भी मदद मिलती है। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं और आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो टिल देन keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing, and keep on donating. And again, thanks for watching.